हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या बेसिक डिफरेंसेस है उसके बारे में डील करेंगे। तो चलिए आते हैं और देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। जैसे देखिए, सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, और किस टाइप का बॉडी है? सॉलिड बॉडी है। ये हमारा सरफेस है, हमारा धरती माता, उस पर कोई बॉडी रखा हुआ है, कोई सा भी ये बॉडी है रखा हुआ है, हम बोले हैं यानी रेस्ट में है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये बॉडी हो सकता है कि रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखने के वाले है, दोनों में से कैसे है। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं ये बॉडी रेस्ट में है। और अगर हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, चलिए जिसका मैग्नीट्यूड F है, तो इस फोर्स लगाने से इस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होगा। ये फोर्स क्या है? एक्सटर्नल। कौन सा फोर्स है? ये ध्यान रखने वाली बात है, एक्सटर्नल फोर्स है ये। और ये हमारा बॉडी है, बॉडी किस में है? रेस्ट में है या मोशन में है, कुछ भी है, ये सरफेस है। और अगर हम फोर्स लगाएं तो बॉडी में क्या होगा? दो ही चीज़ हो सकता है। अगर सपोज कीजिए ये बॉडी रेस्ट में है, अगर ये अभी बॉडी रेस्ट में है तब क्या होगा? या तो अगर ये जो फोर्स हम अप्लाई किए हैं, ये जो फोर्स है ये जो हम बॉडी पे अप्लाई किए हैं, उसका अगर मैग्नीट्यूड जो ये सरफेस और बॉडी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है उससे ज़्यादा रहा तो बॉडी क्या होगा? मोशन में चला जाएगा। ये चीज़ें क्लियरली आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, तो ये बेसिक चीज़ें होती है, ये थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए हम डिफरेंसेस बताने के लिए आपको बता रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये जो अगर फोर्स हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये फोर्स का वैल्यू ज़्यादा रहा, इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आता है? ये सरफेस और बॉडी के बीच में से। तब ये बॉडी क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा और बॉडी चलने लगेगी। ठीक है। और अगर ये फोर्स का वैल्यू कम रहा तो बॉडी नहीं चलेगी। इतना चीज़ पता है। तो इसी सब के बारे में हम जो डील करते हैं, जब हम फोर्स लगाएं बॉडी चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा और उसका कंडीशन क्या होगा, वो सब हम वन बाई वन करके देखेंगे। तो जब हम इन सब के बारे में स्टडी करते हैं तब उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर सिंपली अगर आपको डेफिनेशन पूछे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्सेस। ये जो फोर्स है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एंड देयर इफेक्ट्स, और इसका इफेक्ट क्या क्या है, प्रभाव क्या क्या हो रहा है बॉडी पे, ऑन द बॉडी। और जो बॉडी है विच मे बी रेस्ट या इन मोशन, ये बॉडी कुछ भी है, अभी तो हम रेस्ट बताए हैं। अगर सपोज कीजिए कि ये कोई गाड़ी है, चल रहा है, अगर इधर से हम ब्रेक लगाए या फिर इधर और एक्स्ट्रा फोर्स कोई लगा दिए हम, तो इस फोर्स लगाने के वजह से गाड़ी रुक, अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में आ रहा है या इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं, या सपोज कीजिए गाड़ी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, हम इधर पीछे से और फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पर क्या इफेक्ट होगा, तो उसके बारे में हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो हमेशा हम इसमें क्या क्या आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए हम क्या क्या वर्ड यूज किए हैं। एक बोले हैं एक्सटर्नल फोर्स, एक बोले हैं बॉडी, एक बोले हैं रेस्ट, मोशन। ये सब क्या है? कीवर्ड्स है। इसके बाद हम अभी दिखाएंगे, ये आप किस में पढ़े हैं? आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। अगर देखिए ये बॉडी है, तो ये बॉडी हम किस टाइप का बोले हैं? देखिए अगर हम बोले कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ट्रॉली है, गाड़ी है, तो इससे आपको क्या पता चलता है? किसके बारे में हम डील कर रहे हैं? सॉलिड बॉडी। इससे आपको क्या पता चल रहा है? किसके बारे में हम बोल रहे हैं? सॉलिड बॉडी के बारे में। अगर यही बॉडी फ्लूइड हो, अगर ये बॉडी जो है, ये जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड हो अगर, तब जब हम स्टडी करेंगे इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, तब उसको बोलेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स। उसको कौन सा मैकेनिक्स बोलेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ ये कौन सा बॉडी है? सॉलिड, तो इसको कौन सा मैकेनिक्स बोलेंगे? इसको सॉलिड मैकेनिक्स बोलेंगे। फ्लूइड क्या क्या होता है? लिक्विड और गैस को क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। अंडरस्टूड? तो इससे आपको सिंपली पता चल रहा होगा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसे कहा जाता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अगर हम डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसके नेचर से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले किस टाइप का है, लिक्विड है कि सॉलिड है। अगर सॉलिड है तो उसको सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड है तो उसको फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर सॉलिड में आता है, देखिए ये जो अगर हमारा सपोज की जो बॉडी है हमारा सॉलिड है, लेकिन ये जो सॉलिड बॉडी होती है ये डिफॉर्मेबल भी होता है और रिजिड भी होता है। सबसे पहले डिफॉर्मेबल क्या होता है, रिजिड क्या होता है।
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, रिजिड, एक वर्ड अभी यूज किए हैं डिफॉर्मेबल, एक होता है और रेजिस्टेंट बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक है ना, रेजिस्टेंट बॉडी, ठीक है। अब स्पेलिंग देख लीजिएगा, सिंपल REG, रेजिस्टेंट, ठीक है, सही लिखा हुआ है, रेजिस्टेंट बॉडी। तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है? रिजिड बॉडी वो होता है जो एकदम सॉलिड होता है, जिस पे आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए उसमें शेप एंड साइज में कोई अंतर नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। सिंपल ही है, रिजिड बॉडी के अंदर हम इसे भी बोल सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए हमारा बॉडी रिजिड है, इसमें जो दो पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो जो दो पार्टिकल है मान लेते हैं, उसके बीच का जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंसेज है वो कभी चेंज नहीं कर सकता, यानी शेप एंड साइज रिजिड बॉडी में चेंज नहीं कर सकता है। डिफॉर्मेबल बॉडी यानी जो बॉडी टूट जाए, जैसे लकड़ी है हम उसको तोड़ रहे हैं तो डिफॉर्मेबल है, अगर लकड़ी है उसको हम तोड़े वो टूट गया तो वो डिफॉर्मेबल है, ठीक है। ये है, इसको हम ब्रेक किए, ये टूट गया दो पार्टों में, तो ये डिफॉर्मेबल है, ठीक है। लेकिन एक हो जाएगा रेजिस्टेंट बॉडी। सपोज कीजिए रेजिस्टेंट बॉडी मतलब सिंपली वैसा बॉडी जिस पर्पस के लिए हम उसका यूज कर ले रहे हैं, उस पर्पस के लिए हमारा वो काम कर दे रहा है। ये बॉडी हो सकता है कि टूट भी सकता है, नहीं भी टूटने वाला भी हो सकता है, नहीं भी टूटने वाला हो सकता है, लेकिन जिस काम के लिए हम यूज कर रहे हैं वो हमारा काम हो जा रहा है। जैसे सपोज कीजिए लिक्विड जो फ्लूइड होता है, अगर जैसे आप हाइड्रोलिक ब्रेक का नाम सुनते होंगे, तो हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है, फ्लूइड क्या है, डिफॉर्मेबल होता है। लेकिन अगर हम ब्रेक लगाते हैं लेकिन हमारा वो काम कर दे रहा है, बिकॉज हमारा जो हमें जो फोर्स का ट्रांसमिट करना है वो फोर्स का ट्रांसमिशन कर दे पा रहा है, तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंट। मतलब वैसा बॉडी जो हम जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पर्पस हमारा फुलफिल कर दे रहा है, तब उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट। डिफॉर्मेबल यानी जो डिफॉर्म होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल बताते हैं। अभी आपने वर्कशॉप सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में वर्कशॉप किया है, उसमें डिफरेंट टाइप का फाइलिंग्स किए हैं। जो बॉडी था स्टील का पार्ट था, इसमें अब क्यूब बनाए थे काट के, फिर अलग अलग आपको T² बनाए थे, शेप² बनाए थे, जो अब काट रहे थे उस समय, तो उस समय क्या था वो काटने से क्या हो जा रहा है, वो कट जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। तो अभी आपको मैकेनिक्स क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में आपको हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताया, और जो सॉलिड है और फ्लूइड है उसमें क्या डिफरेंसेस है वो हम बताएं आपको। तो हम अभी देख रहे थे कि जब सॉलिड रहता है तो उसको सॉलिड मैकेनिक्स बोलते हैं, जब फ्लूइड होता है तो उसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स वाले पार्ट में। इतना तक आपको समझ में आया था। देखिए तो फिर सॉलिड मैकेनिक्स का हम ऑलरेडी आपको बताए थे। फिर सॉलिड होता है बॉडी दो टाइप का होता है, एक रिजिड और एक डिफॉर्मेबल। अगर बॉडी रिजिड हो तो उसको मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कहते हैं। देखिए अभी तक आपने मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होता है तो अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इतना तक पढ़ा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप लोगों ने ये पढ़ गया है, यही है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये अभी हम क्या पढ़ा रहे थे, अगर कोई बॉडी है उस पर एक्सटर्नल फोर्स के वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है और बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं मैकेनिक्स, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। लेकिन अगर वो बॉडी सॉलिड है तो उसको बोलते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, अगर वो बॉडी फ्लूइड है तो उसको फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है सॉलिड मैकेनिक्स का। अगर बॉडी रिजिड है, रिजिड, ये ध्यान दे, देखिए बार बार हम प्रेशर दे के बोल रहे हैं, ये अगर बॉडी रिजिड है तो उसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक। तो इसमें अगर फिर उसमें आता है, अगर बॉडी रिजिड में है तो या तो बॉडी स्टैटिक होगा यानी रुका हुआ होगा, स्थिर होगा, या बॉडी चल रहा होगा, मोशन में होगा, ठीक है। तो अगर बॉडी स्टैटिक होता है तो उसको बोलते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स, जब बॉडी मोशन में होता है उसको डायनेमिक मैकेनिक्स, ठीक। फिर डायनेमिक्स में अगर मोशन में है बॉडी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में कैसे होगा, अगर रेस्ट में है तो सिंपली है फोर्स लग रहा होगा या नहीं भी लग रहा होगा। अगर स्टैटिक है तो इसका मतलब यही होता है ना, फोर्स या तो लग रहा होगा या तो नहीं लग रहा होगा। लेकिन अगर डायनेमिक्स में है तो इतना तो जरूर है कि फोर्स लग रहा होगा। तो जो फोर्स लग रहा है तो उसके कॉज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। अगर जो फोर्स लग रहा है और बॉडी मोशन में तो है, डायनेमिक्स मतलब बॉडी मोशन में है, लेकिन अगर मोशन में है और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अगर कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं, मोशन में है जिस फोर्स की वजह से उसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं तो बोलते हैं काइनेटिक्स।
लेकिन हम ओनली मोशन में हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके कॉजेज़ के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। आप इतना चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। हम जो आते हैं मेन मैकेनिक्स और डिफॉर्मेबल बॉडी, हमें जो टॉपिक में पढ़ना है इस सेमेस्टर में पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस सब्जेक्ट का बहुत सारे नाम हैं। मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जिसको मॉस बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस। एक बार मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल मतलब मॉम, MOM मॉम, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। तो हम अभी इसके बारे में देखेंगे। तो ये भी है कि इसमें ये दो टाइप, इसमें देखिए बेसिकली डिफॉर्मेबल भी है। देखिए अगर बॉडी, चलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा आपके जगह ले रहे हैं। अगर सपोज कि अभी हम ये सब नहीं पढ़े हैं, क्या होता है पढ़ेंगे बाद में, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन लो तब, या लोड, चलिए इसका भी दूसरा लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिएगा जहाँ लिखना होगा आराम से। लोड और डिफॉर्मेशन, लोड ये सब आप लोड और डिफॉर्मेशन तो पढ़े हैं मैकेनिक इसमें आपने, नहीं तो फिर हम अभी बताएंगे लोड क्या होता है, सारे क्लासिफिकेशन करेंगे 1 बाय 1 करके। तो अगर हम ये देखिए एक है हुक्स लॉ है, अभी वो भी पढ़ेंगे, और ऐसे भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अगर ये हुक ये होता है जो माइल्ड स्टील का ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है बॉडी, इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। जहाँ पे जो हुक्स लॉ जहाँ तक वैलिड होता है उसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। इसको ए पॉइंट या कुछ भी दे सकते हैं। तो इलास्टिसिटी मतलब वैसा बॉडी जो कि अगर बॉडी को हम डिफॉर्म किए तो वो वापस अपने शेप में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। जो क्या होता है एक ये प्रोपोर्शनल लिमिट के थोड़ा सा बाद यहाँ यील्ड पॉइंट हो जाता है, तो यहाँ तक होता है इलास्टिसिटी। यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट से थोड़ा सा आगे होता है इलास्टिक पॉइंट, ठीक है ना, यील्ड पॉइंट। उसके बाद अगर हम लगा देंगे फोर्स एक्स्ट्रा, तब बॉडी हो जाएगा प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, बॉडी डिफॉर्म तो हो रहा है। अगर सपोज कीजिए कोई रबर है हमारे पास, हम इसको खींच रहे हैं बॉडी, तो डिफॉर्म तो हो रहा है, लेकिन अगर हम इलास्टिक लिमिट से पहले तक ही उसको खींचते हैं तब वो क्या होगा, शेप में आ जाएगा। ठीक, और इससे ज़्यादा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यही है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल अभी आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो जैसे देखिए हमेशा क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स कौन सा रहता है, एक्सटर्नल। तो इसमें कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। बॉडी किस टाइप का है, डिफॉर्मेबल है। देखिए जरूरी नहीं है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमेशा हम डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में ही पढ़ें। बॉडी रिजिड और डिफॉर्मेबल इसमें दोनों हो सकता है, बॉडी रिजिड और डिफॉर्मेबल दोनों रहेगा। जब आप इंजन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, उस समय आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, अच्छा यहाँ तो बॉडी डिफॉर्मेबल है, यहाँ तो बॉडी रिजिड है। लेकिन बेसिकली होता है डिफॉर्मेबल बॉडी रिजिड इसलिए होता है कि जब एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें तो ऑलरेडी है ऑटोमेटिकली है डिफॉर्मेबल हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको बोले तो किस टाइप का बॉडी होता है, अगर मैकेनिक्स इसमें बॉडी डिफॉर्मेबल होता है, लेकिन कभी आपको जरूरी नहीं कि हर केस में रिजिड ही करे। जैसे घर है, हमारा स्ट्रक्चर बना है, घर बना है, तो क्या डिफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। और इसमें जो फोर्सेज होता है, देखिए यहाँ पे कौन सा फोर्सेस पढ़े थे, यहाँ तो पढ़े थे इंटरनल फोर्सेस। हम मैकेनिक्स में कौन सा बात किए थे, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस था जो बॉडी पे लग रहा था। लेकिन इसमें इंटरनल एलवेजेड एक्सटर्नल दोनों फोर्सेज होते हैं। जैसे देखिए अगर हम कोई ये बॉडी है हमारा, अगर हम इस पे ये फोर्स लगा रहे हैं तो इधर से तो ऑटोमेटिकली फोर्स लगेगा, आपको पता है क्यों, तभी बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर ये बॉडी है, इधर से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसके इंटरनल, इस बॉडी जो है इसके इंटरनल में फोर्स जनरेट होता है, फोर्स जनरेट होगा। बिकॉज हम इसको और जितना फोर्स लगाएंगे क्रश होने की कोशिश करेगा, लेकिन क्रश अगर जो इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, इसको अगर यहाँ कंप्रेसिव लगा रहे हैं तो क्रश यानी इसको डिफॉर्मेबल होने से बचाएगा। जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स कौन सा फोर्स है, जैसे देखिए ये कोई बॉडी है, यानी एक ही बॉडी है, यानी एक ही मटेरियल है, तो यानी कोहेशन फोर्स, कोहेशन, ये फोर्स कौन सा फोर्स रहेगा यहाँ पे, कोहेशन फोर्स। स्ट्रेंथ मटेरियल में क्या होता है, अगर बोले तो इसमें फोर्सेज का होता है इंटरनल एलवेजल, एक्सटर्नल दोनों होता है। फोर्सेज का होता है कोहेशन, और
जो एक फोर्स जब हम लगाते हैं इस पे, इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेज जब हम इसमें लगाते हैं, देखिए फोर्स लगाते क्या है एक्सटर्नल, लेकिन जनरेट क्या होता है फोर्सेस इंटरनल, यानी दोनों फोर्सेज है। इंटरनल एक्सटर्नल हम क्यों बोले हैं, जो फोर्स लगाए हैं वो है एक्सटर्नल, लेकिन जो फोर्स जनरेट हुआ है वो है इंटरनल। जो कोहेशन फोर्स क्या होता है, इंटरनल होता है। जो इंटरनल कोहेसिव फोर्सेस जो इसमें जनरेट होता है, वो जो बॉडी को डिफॉर्म होना चाहता है, जो बॉडी डिफॉर्म होना चाहता है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी डिफॉर्म करना चाहेगा बॉडी को, तो उस डिफॉर्मेशन को जो कोहेशन फोर्सेस रोकता है, ठीक है। तो जिस फोर्सेस से रोका, यानी जो ये कोहेशन फोर्सेस है, वो क्या कहलाया, बॉडी का स्ट्रेंथ। क्या हुआ, ये बॉडी का स्ट्रेंथ। ये कोहेशन फोर्सेस क्या हुआ, इंटरनल कोहेशन फोर्स जो हुआ बॉडी के अंदर जो जनरेट हुआ है, जब हम फोर्स लगाए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ। तो वही अगर ये जो फोर्स जनरेट हुआ उसका वैल्यू, जो फोर्स जो जनरेट हुआ है, ये फोर्स हमारा जो जनरेट हुआ है उसका वैल्यू अगर इस फोर्स से ज़्यादा है, ठीक है, तो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगा, बॉडी डिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर जो हम फोर्स लगा दिए, इसके जो कोहेशन फोर्सेस है, उसको जो सहने की क्षमता है बॉडी का, उससे ज़्यादा हो गया तो बॉडी डिफॉर्म कर जाएगा। और यही जो सहने की क्षमता होती है, जो सहने की क्षमता होती है, इसी को स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी तभी इसी को कहा गया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस सब्जेक्ट का नाम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं, जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मॉस नाम है आपका, उसका जो नाम है, बहुत सारे नाम है, ऑलरेडी बता चुके हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्यों नाम है, बिकॉज हम मटेरियल का स्ट्रेंथ हमको इससे पता चलता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज जिसकी वजह से, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल क्यों नाम है, बिकॉज ये सारे चीज़ तो मैकेनिक्स सही है, और ये मटेरियल के बारे में है। ये मटेरियल, जैसे मानिए कोई स्टील है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, स्टील स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्यों, बिकॉज ये सॉलिड के बारे में डील रहा है, इसलिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इतना आपको ये चीज़ें हम बता दिए। मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी यानी मॉस में ये क्या डिफरेंस होता है, इतना चीज़ें आप समझ गए। थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में हमको बता दिए, इलास्टिसिटी यानी अगर कोई मटेरियल प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसका जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, इससे पहले तक अगर स्ट्रेच किया गया है तो ये लौट के आ जाएगा, शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा, तो इसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। अगर ज़्यादा चल जाएगा इसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। इसका एग्जाम्पल आप वर्कशॉप आप किए हैं, देख क्या किए हैं, बॉडी को डिफॉर्म किए हैं, पूरा काटे हैं, तोड़े हैं, डिफॉर्म किए हैं, प्लास्टिक रेंज से ज़्यादा चला जाता है। ये आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी आपके सेमेस्टर में दिया हुआ है, उसमें ये इसके बारे में पढ़ा जाता है, प्लास्टिसिटी के बारे में। अगर कोई भी शेप या साइज हम बना रहे हैं, जब तक उस बॉडी का अगर हम शेप नहीं बदलेंगे, साइज नहीं बदलेंगे, तो दूसरा ऑब्जेक्ट उससे हम कैसे बनाएंगे। जैसे ओर है, आयरन ओर है, फिर आयरन ओर से इंगेट, फिर अलग अलग चीज़ें हैं, स्टील बनाते हैं, परलाइट स्टील बनाते हैं, अलग अलग स्टील बनाते हैं, उससे जो हीट ट्रीटमेंट करके, तो कैसे करते हैं, प्लास्टिसिटी रेंज में जाके उसको करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ेंगे आप मेटल फॉर्मिंग, बेसिकली जो मेटल फॉर्मिंग वाला है उसमें आप पढ़ेंगे इसको, मेटल फॉर्मिंग में। तो इतना हम आप लोगों को बताए हैं, इस सब को आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए आराम से। हम रुकते हैं 1 मिनट, चलिए उतना ही देर हम बता देते हैं एक चीज़ और। जैसे देखिए, अगर कोई बोले डिफरेंसेस क्या होता है मैकेनिक्स में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, देखिए सबसे पहला डिफरेंसेस, इसमें बॉडी क्या है, रिजिड है। मैकेनिक्स में क्या है, बॉडी रिजिड है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या है, बॉडी डिफॉर्मेबल है। मैकेनिक्स में क्या होता है, एक ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस होता है, इसमें क्या होता है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों होता है, इसमें दोनों होता है, याद रहेगा आपको। बॉडी रिजिड, डिफॉर्मेबल में क्या डिफरेंसेस होता है, ये सब हम आपको बता दिए हैं, इसको आराम से लिख लीजिए। चलिए, थैंक यू।